तो हिंदी विषय के पेपर के लिए आप सभी लोगों के समक्ष हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं। तो ऐसा ही पेपर आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा भैया, ठीक है। तो आप सभी लोग इस पेपर को एक बार सॉल्व करके जरूर जाएं, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करा देते हैं आप सभी लोगों को। पहला प्रश्न आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है अष्टयाम के रचयिता हैं गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास, तुलसीदास। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं खा पाठ की ओर। तो इसमें लिखा है 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ, नाभादास, लल्लूलाल। तो आपको हम बता दें जो गोकुलनाथ जी हैं, ठीक है, इन्होंने ब्रज भाषा में ग्रंथ लिखे हैं, 2 ग्रंथ है। एक है आपका ये 84 वैष्णव की वार्ता, ठीक है, ये गोकुलनाथ द्वारा ही लिखा गया है। और दूसरा है 252 वैष्णव की वार्ता, ठीक है। तो ये दोनों ग्रंथ जो है ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, किसके द्वारा? गोकुलनाथ के द्वारा। तो चाहे 84 वैष्णव की वार्ता पूछी जाए और चाहे 252, ठीक है, तो याद रखिएगा गोकुलनाथ द्वारा। आगे चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत माता की रचना विधा है, भारत भारती की रचना विधा है। भारत भारती जो रचना है ये किस विधा की है? कहानी की है, उपन्यास है, नाटक है, काव्य है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो भारत भारती रचना है ये मैथिली शरणगुप्त की प्रसिद्ध काव्यकृत है। क्या है? मैथिली शरणगुप्त की प्रसिद्ध काव्यकृत है ये भारत भारती, ठीक। तो रचयिता भी याद रखिएगा भारत भारती का कौन है? मैथिली शरणगुप्त। ये इनकी क्या है? काव्यकृत है। तो ये काव्यकृत विधा की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सदल मिश्र की रचना है प्रेम सागर, नासकेतोपाख्यान और सुख सागर, उभय भानचरित। तो आप सभी लोगों को एकदम सही जवाब इसका देना है। सदल मिश्र की रचना कौन सी है? नासकेतोपाख्यान, ठीक है। ये आपके इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर होगा, ठीक। हमें उम्मीद है आप सभी लोग सारे प्रश्न सही कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं फिर भी आप देखिए पेपर को जरूर सॉल्व करके जाइए, ठीक है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है आप सभी लोगों को। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिग्रहित किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से अभिग्रहित करने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आपके इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे के का पाठ की ओर। भारतेंद्र युग की रचना कौन सी है? प्रेम माधुरी, कामायनी, निरुपमा, गुड़वाड़ी। अब आपको बताना है कि भारतेंद्र युग की रचना इसमें कौन सी है। तो भारतेंद्र युग की रचना इसमें कौन सी है? प्रेम माधुरी है, ठीक है। ये भारतेंद्र युग की रचना है। ये आपके इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें रीतकालीन कवि कौन है? मीराबाई। तो भैया भक्तकालीन है। रसखान भी भक्तकालीन है। जो द्विजदेव है, ठीक है, ये रीतकालीन कवि है। द्विजदेव कौन है? रीतकालीन कवि। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, द्विजदेव। आगे बढ़ते हैं गा पाठ की ओर। आधुनिक मीरा, आधुनिक युग की जो मीरा है वो किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी चौहान, इनमें से कोई नहीं। ये तो सभी विद्यार्थियों को पता है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं घा पाठ की ओर। कवि पंत को ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस पर भैया मिला? चिदम्बरा पर, वीणा पर, लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर। तो मैंने आपको बता रखा है कि कवि पंत को ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस पर मिला है? चिदम्बरा पर, ठीक है। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला जो है आपका, हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली किस युग में मिली? द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भारतेंद्र युग में, प्रयोगवादी युग में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा द्विवेदी युग में। अब आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि 10 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं इसमें से आप सभी लोगों का कितना नंबर बन के आया, ठीक, कितने क्वेश्चन आप सभी लोगों ने सही किए। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी लोगों को गद्यांश दिया जाएगा। 2 गद्यांश दे रहेंगे, दोनों गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न देखिए पूछे जाएंगे। एक एक गद्यांश पर 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि जो प्रश्न पूछा जाएगा वो बहुत ही सटीक देना है, बहुत ज़्यादा भौकाली उत्तर नहीं देना, क्योंकि 2 नंबर का आता है ना, तो 2 नंबर के हिसाब से आप उत्तर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर गद्यांश पहला हम आपको पढ़ के यहाँ पर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना बताते हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, ठीक है, यह अनंत काल से है। इसके भौतिक रूप, सौंदर्य एवं समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा परम कर्तव्य है।
आया हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक है। ये गद्यांश तो सभी लोग आप लोग पढ़ के ही पता लगा चुके हैं कि ये प्रस्तुत जो गद्यांश है ये राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से आया है। कहाँ से आया है? राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से आया है। और इसके जो रचयिता है वो कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो जैसे पहला प्रश्न इसमें यहाँ पूछा गया कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो आपको उत्तर देना है कि प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। फिर और तथा इसके लेखक कौन है, तो लिखना है आगे तथा इसके लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें रेखांकित अंश की व्याख्या, तो ये सभी लोग अपने हिसाब से करते हैं, तो आप सभी लोग इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या कर लीजिएगा। कई मैंने गद्यांशों की आपकी व्याख्या कराई, तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप सभी लोगों को करना है। ठीक है, क्योंकि हम जो बताएंगे बिल्कुल एज इट इज वैसे तो आप लिखोगे नहीं, ठीक, तो आप इसकी व्याख्या आसानी के साथ कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आपका अगला जो प्रश्न इसी गद्यांश से पूछा गया हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी, इसका क्या सही है। देखिए यहाँ पर जो लेखक है, लेखक का कहना यह है कि भूमि के भौतिक स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक होंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, भूमि के भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति जितना अधिक सचेत होंगे हमारी राष्ट्रीयता की जो भावना होगी उतनी ही ज़्यादा बलवती होगी। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। इसका मतलब यही है कि भूमि के भौतिक स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक होंगे हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही अधिक बलवती हो सकेगी। इसका आशय ये है। आगे यहाँ पर लिखा, लेखक ने हमारे कर्तव्य के प्रति क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। तो लेखक ने देखिए हमारे कर्तव्य के प्रति क्या विचार प्रस्तुत किया, आप खुद ही देखिए क्या लिखा है, भौतिक स्वरूप, सौंदर्य एवं समृद्धि के प्रति सचेत रहना ही तो हमारा परम कर्तव्य है। तो लेखक के अनुसार इसमें लिखना कि इस भूमि के भौतिक स्वरूप, उसके सौंदर्य एवं उसकी समृद्धि के प्रति सतर्क रहना, ठीक है, उसके प्रति जानकारी रखना ही महत्वपूर्ण क्या है, कर्तव्य है। तो ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखिए प्रश्नों का उत्तर छांटना है बस। ठीक है, कीवर्ड को पकड़िए, जैसे कर्तव्य दिया गया तो अब उसमें गद्यांश में देखिए कर्तव्य वाली बात कहाँ, जैसे बलवती दिया तो बलवती को आप उसमें पकड़िए गद्यांश में, तो उत्तर मिल जाएगा। निर्मूल का अर्थ क्या होता है? निर्मूल का अर्थ होता है बिना जड़ के, अर्थात जिसका नामो निशान मिट चुका हो। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा है निर्मूल का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो आपको लिखना निर्मूल का मतलब होता है बिना जड़ का, अर्थात जिसका नामो निशान मिट चुका हो। अब देखिए यहाँ पर जो अथवा वाला पद्यांश दिया है, आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू नहीं, ठीक है, मक्खियों को आदमी बनाने वाले जीवन का जादू होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। ये मदर मार्गरेट जहाँ मिल जाए समझ लेना रॉबर्ट नर्सिंग होम चैप्टर से ये गद्यांश आया है। यहाँ पर देखिए आपसे पद्यांश पूछे जाते हैं, तो पद्यांश में जब तक आप व्याख्या नहीं कर पाएंगे तब तक उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर इस पद्यांश की जो है आप लोगों को हम व्याख्या करना बताते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस, वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे, धरा को भिगोते। ऊपर की दो लाइनें पढ़ने से ही आपको ये पता चल गया है कि ये किस चैप्टर का है। ये आपके प्रस्तुत पुस्तक काव्यांजलि में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है, और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो चलिए यहाँ पर इसकी हम व्याख्या कर देते हैं अच्छी तरीके से, बहुत आसान है। बैठी खिन्ना का मतलब खिन्न मन के साथ उदास बैठी हुई थी। एक दिवस का मतलब एक दिन, वे गेह में थी अकेली, घर में वे अकेली थी। कवि कहता है कि एक दिन जब राधा उदास खिन्न मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी तो आके आंसू द्रग युगल में, तो उसकी दोनों आंखों में आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे। धरा को भिगोते मतलब जमीन को भिगो रहे थे, जमीन पर गिर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प, ध्यान से समझिएगा, तभी प्रातःकालीन सुगंधित पवन जो है रोशन दानों से होकर, प्रातःकालीन सुपवन इसी काल वातायनों से, ठीक है, तभी प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशन दानों से होकर घर के अंदर प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। देखिए तभी जो है, किंतु इससे जो है जब प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशन दानों से होकर घर के अंदर प्रवेश करती है तो इससे जो राधा का दुख है वो और अधिक बढ़ गया, और वह और अधिक दुखी होकर के पवन को फटकार लगाते हुए बोलती है कि हे प्रातःकालीन पवन, प्यारी प्रातः पवन, इतना क्यों मुझे सताती, क्या तू भी
कलुषित हो गई काल की क्रूरता से। तो फटकार लगाते हुए कहती है कि हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे क्यों सता रही है? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी लोगों को इस पद्यांश की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। अब अगर आप व्याख्या कर लेंगे तो इस पर आधारित प्रश्नों का जवाब भी दे सकते हैं। जैसे कहा गया कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्य राधा ऐसा लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक कविता से लिया गया है। 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या की अगर हम बात करें तो रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने आपको अच्छे तरीके से करा दी, मैंने पूरी तो व्याख्या करा दी, आपको केवल ऊपर की 2 लाइनों की व्याख्या करनी कर सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की किस स्थिति का वर्णन किया है? तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विरह अवस्था के कारण दुखी नायिका राधा का वर्णन किया है। ठीक है, विरह अवस्था में है, मतलब दुख की अवस्था में राधा का वर्णन किया है। उसके बाद अगर हम बात करें नायिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा है? ठीक है, देखिए नायिका का जो मन था वो खिन्न और उदास था, उसके नयन आंसुओं से भरे हुए थे, आपने देखा यहाँ पर। और नायिका इस दैन्य दशा में प्रातःकालीन जब पवन सभी उमंग एवं उत्साह का संचार कर रही थी, ठीक है, तब वह नायिका के लिए हृदय विदारक बनकर उसके के दुख को बढ़ा रही थी। मतलब इससे क्या होता था, नायिका का जो दुख है वो और अधिक बढ़ रहा था, इसलिए नायिका ने उसे क्रूर कहा है। ठीक है, इसीलिए पवन को क्रूर कहा है। अच्छा, आगे यहाँ पर देखिए क्या हो गया। ठीक है, आगे अगर यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए तो अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रस्तुत पद्यांश की रस योजना पर प्रकाश डालिए। मतलब कहने का मतलब है इसमें किस प्रकार का रस है? तो आप कहेंगे प्रस्तुत पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस है और इस पद्यांश में कवि ने नायिका की विरह अवस्था का वर्णन किया है। बस इतना लिखना है बस। ठीक है, अब दूसरा जो पद्यांश ये आप सभी लोग अपने मन से कीजिए भैया ना, कुछ अपने मन से भी प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या जो 5 है इसमें निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, कभी कभी आप कर लेंगे। पंचलैट या ध्रुव यात्रा या बहादुर कहानी का सारांश कहानी है ना, यही सब पूछा जाता है। स्वपठित खंड काव्य सभी को रटा ये हुआ होगा। ठीक है, अभी नहीं तैयार तो तैयार कर लीजिए, वक्त है, आना ही है ना। आगे यहाँ पर बढ़े तो निम्नलिखित अवतरणों में से ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो महामना मालवीय आपका चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाषित रत्नानी और जातक कथा, ये सबसे 3 महत्वपूर्ण आपके चैप्टर हैं संस्कृत के। ठीक, इनको आप तैयार कर लीजिए, आपके 14 नंबर एकदम फ्री के हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए महामना विद्वान वक्ता, ये मैं एक बार अर्थ बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार अर्थ बता दे रहा हूँ। देखिए महामना विद्वान वक्ता मतलब महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता, ठीक है, और कुशल पत्रकार थे। परमस से सर्वोच्च गुण मतलब उनका जो सर्वोच्च गुण था वो जन की सेवा करना था। ठीक है, यत्र कुत्रापि, ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी देखते थे, जनान दुखिता है ना, जहाँ लोगों को दुखी देखते थे और पीड़ित देखते थे वहाँ ये शीघ्र जो है उपस्थित हो जाते थे। ठीक, और सब प्रकार से क्या लिखा, सर्वविधम सहाय, और सब प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, प्राणियों का सेवा करना ही इनका स्वभाव था। ठीक, किसका, महामना मालवीय जी का। अद्यस्माकम, अब यहाँ से देखिए आज हमारे बीच अनुपस्थित होकर भी महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश बांटते हुए, अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश वितरित करते हुए अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए, क्या लिखा, जनान सन्मार्ग, लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए, दर्शन का मतलब दिखाते हुए, स्थाने का मतलब स्थान स्थान पर, जने जने उपस्थित एवं जन जन के बीच में उपस्थित है। बस इस तरीके से इसका अनुवाद हो गया। संदर्भ लिखना था तो संदर्भ बहुत आसान, संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं। आपको लिखना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। बस अब यहाँ पर देखिए पद्यांश की अगर हम बात करें, और ये दूसरा जो गद्यांश है जातक कथा से, कई बार मैंने आपको जातक कथा भी पढ़ाया है। फिर यहाँ पर देखिए पद्यांश आता है संस्कृत का, जैसे यहाँ पर देखिए निंदन्तु नीत निपुणा यदि वाह स्तुवन्तु, इसका मतलब समझिए ये आपका श्लोक कहाँ से आया है, सुभाषित रत्नान से आया है। और सुभाषित रत्नान के लिए संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है।
ये दूसरा वाला जातक कथा से आया है। तो चलिए इसका हम जो है अनुवाद बता देते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, नीत में दक्ष लोग निंदा करें या स्तुति, ठीक है, और चाहे लक्ष्मी आए चाहे स्वेच्छा से चली जाए, लक्ष्मी आए और चाहे चली जाए, अद्यव या मरणमस्तु युगांतरे व, आगे देखिए, मृत्यु आ जाए या युगों के बाद आए, ठीक है, धैर्यवान न्यायात पतः प्रविचलंती पदम नाधीरा, धैर्यवान पुरुष न्याय पथ से थोड़ा सा विचलित नहीं होते हैं। कितना आसान अनुवाद है बताओ, बस एक बार समझ लीजिए। नीत में दक्ष लोग निंदा करें या स्तुति, लक्ष्मी आए चाहे अपनी स्वेच्छा से चली जाए, मृत्यु आ जाए या युगों के पश्चात आए, ठीक। और चौथी लाइन का अर्थ क्या है, धैर्यवान पुरुष न्याय पथ से थोड़ा सा भी विचलित नहीं होते हैं। हो गया, ये तो मैंने अनुवाद आपको पिछले में अभी कराया ही था, ठीक है। उल्लू वाला है, उसमें बताया गया था कि तुम कौवा कह रहा था कि तुम्हारे उल्लू का जो राज्याभिषेक है वो हमें नहीं पसंद है। इस आक्रोधित का मुंह तो देखो, जब ये क्रोधित नहीं तो इसका मुख किस तरीके का है, जब ये क्रोधित होगा तो इसका मुख किस तरीके का होगा, ठीक है। इस तरीके से इसका अनुवाद करना था। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। बहुत ध्यान से समझना, हो सकता है कोई मुहावरा यही से आपके एग्जाम में आ जाए। देखिए, श्री गणेश करना सभी विद्यार्थी जानते हैं। श्री गणेश करने का मतलब क्या होता है, किसी काम की शुरुआत करना, ठीक है। बागुला भगत होना, बागुला भगत का मतलब होना है ढोंगी व्यक्ति, ठीक है। बागुला भगत होने का मतलब है ढोंगी व्यक्ति। टका सा जवाब देना मतलब मुंह पर ही मना कर देना। उसके बाद भागते भूत की लंगोटी भली, जो मिल गया वही बहुत है। जैसे हम इसका वाक्य प्रयोग करें, संपत्ति के बंटवारे में मनोज को मात्र कुछ बर्तन ही मिले, बाकी सामान भाइयों ने बांट लिया आपस में, तो उसे लगा भागते भूत की लंगोटी भली, ठीक। इस तरीके से मतलब जो मिल गया वही बहुत है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग अपने शब्दों में कर देना है भाई। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या होता है, इसमें आप सभी लोगों से आप पठित गद्यांश पद्यांश दिया जाता है, उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 नंबर का होता है। तो ये तो आप वहीं पर पढ़कर ही जवाब देंगे, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस पर है आपके। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 चलिए सॉल्व करा देते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। जैसे आसित है, आसित, आसित का मतलब क्या होता है, आसित का मतलब होता है आपका काला या नीला भी होता है, ठीक है। और अगर बात करें आसित, इस वाले आसित का क्या मतलब होता है, जूठा या खाया हुआ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आसित, आसित का मतलब होता है काला या और खाया हुआ। परिताप और प्रताप, प्रताप का मतलब सबको जानता है पराक्रम होता है, और परिताप का मतलब होता है दुख होता है। क्या होता है, परिताप का मतलब दुख और प्रताप का मतलब पराक्रम। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे पानी, सभी लोग लिखेंगे पानी को जल बोलते हैं, नीर बोलते हैं। आज, आज का मतलब भी सभी लोग जानते हो बकरा, ठीक। ईश्वर, आजन्मा, अग्नि, कुछ भी लिख सकते हैं। पक्ष, पक्ष का मतलब पखवाड़ा, ठीक, या दल आप लिख सकते हैं। शिखा, शिखा में लिख सकते हैं किरण, पुत्र, ठीक है। शिखा का अर्थ क्या होता है, किरण या पुत्र। अच्छा, आगे यहाँ पर देखिए 2 नंबर का प्रश्न आता है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला, इसको क्या कहते हैं, क्षणभंगुर। हर एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए। जो अपने आचरण से प्रवृत्त हो उसे क्या कहते हैं, आचरण से पवित्र होने वाले को शुचिकर्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जैसे मैं आप लोगों को पिछले क्लासों में जो है हमने होमवर्क के तौर पर कुछ प्रश्न दिया है, यहाँ पर भी आप लोगों को होमवर्क के तौर पर प्रश्न देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो ये सब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। चलिए एक आदमी बता दे, जैसे प्रवीण नित्य दंड बोलता है, ये सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। मैं पानी पी लिया हूँ, तो ये तो एकदम आसान है, मैंने पानी पी लिया है, ठीक। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ा, सभी छात्रों में राहुल बहुत श्रेष्ठ था। चलिए यहाँ पर 3 आपको वाक्य दे रहे हैं, ठीक है। इनको आप क्या कीजिए, शुद्ध करके लिखिए, ठीक है। मुझे भी पता चले कि आप सभी लोग देखें कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, आपकी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी एकदम सही जवाब देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक। तो ये आपके लिए होमवर्क है भाई। मैंने एक बता ही दिया है, 2 वाक्यों को शुद्ध करना, एक मैंने बता दिया, बाकी 3 आप कीजिए प्रैक्टिस के तौर पर। बाकी आगे आप सभी लोगों को पता है कि एक रस आएगा ही, शांत संयोग, है ना। इसमें से एक रस आना है, हास्य और वीर तैयार कर लीजिए। रूपक अथवा यमक अलंकार का लक्षण उदाहरण से देना है। चौपाई छंद, ठीक है, छंद एक आना है। पत्र, मैंने पत्र लेखन की 1 शॉर्ट क्लास दे ही रखी है। और बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें निबंध, निबंध देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। निबंध में मैंने आपको बताया कि रूपरेखा के 2 नंबर मिलते हैं, अच्छे से रूपरेखा हेडिंग डाल के कोटेशन वगैरह आप लिख दीजिएगा, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 9 नहीं मिलेंगे तो 8 पक्का मिल जाएंगे।
तो इस तरीके से आज की इस क्लास में मैंने हिंदी विषय का एक और मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व करा दिया। हमें उम्मीद है कि अब आप सभी लोगों की हिंदी विषय की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो गई होगी। ठीक है, चलिए भाई, जो मैंने प्रश्न पूछे इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में आपको हम मिलते हैं। मैं रिप्लाई भी करूंगा, जिसका उत्तर सही होगा मैं रिप्लाई भी करूंगा। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।